नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम भारत की कुंडली और मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा विशेष कार्यक्रम जिसमें जुड़ी हैं देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जी, जो नक्षत्रों की चाल से लेकर राजनीति की दिशा तक का गुण विश्लेषण करने जा रही हैं। दरअसल 7 जून 2025 के बाद से राहु, केतु और मंगल तीनों ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसकी हलचल से भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक कुंडलियां भी हिलती नजर आ रही हैं। क्या एशिया के कुछ देशों में युद्ध का ग्रहण दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका की दबाव की नीति को ब्रेक लगने वाला है? भारत की राजनीति, पाकिस्तान की सत्ता और दुनिया की स्थिरता, क्या कोई खगोलीय चक्र इसे दिशा देने जा रहा है? आज के इस विशेष शो में हम जानेंगे क्या आने वाला है, क्या बदलने वाला है और किन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए वो बातें जो शायद अब तक सिर्फ भविष्य ने देखी है। लेकिन सबसे पहले स्वागत करने जा रहे हैं देश की जानी मानी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जी का। सैवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतना कीमती वक्त साझा किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आप उन तमाम सवालों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर भारतीय के मन मस्तिष्क में लगातार दौड़ रहा है। स्वागत आपका। धन्यवाद कुणाल जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार है। और सही कहा बिल्कुल आपने कि बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसी साइंस है जो बहुत सटीक तरीके से ये जितने भी ग्रह परिवर्तन होते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ मानस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में किस तरीके से पड़ता है वो हम देख ही रहे हैं जी। इससे पहले कि सवाल एक के बाद एक शुरू करें, थोड़े टफ सवाल हो, सबसे पहले तो मैं जान लेना चाहते हैं कि भैया कि मौजूदा ऐसे ग्रह नक्षत्र क्या हैं? 7 जून 2025 के बाद से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई 7 जून एक ऐसी तारीख आई है जिसने अपने साथ बहुत सारे बदलावों के संकेत दिए हैं। कोई ग्रह कहीं पहुंच गया, कोई ग्रह कहीं पहुंच गया, किसी की रफ्तार इतनी तेज है कि हर चीज पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। क्या हुआ है 7 जून 2025 के बाद से? बिल्कुल, देखिए 2025 जैसे ही आ रहा था तभी बहुत पहले से ही ये प्रिडिक्शंस जो है वे कर दी गई थी कि 2025 जो रहने वाला है कोई ऑर्डिनरी साल नहीं रहने वाला है। इस साल में क्योंकि अक्सर जो ग्रह होते हैं और स्पेसिफिकली जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि शनि, वो पूरे 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए और राहु केतु पूरे 1.5 साल का समय यानी कि 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। 2025 इकलौता ऐसा साल है बहुत लंबे समय बाद जब ये सारे सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक ही साल में परिवर्तन कर रहे हैं और ये परिवर्तन सिर्फ 45 टू 50 डेज के स्पैन के अंतर्गत हुआ है। सबसे पहले जब नया संवत शुरू हुआ, हम जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार मान्यता देते हैं, 29 मार्च को 29 मार्च को शनि देव ने अपनी राशि परिवर्तन की। उसके बाद में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि परिवर्तन किया और अतिचारी मूवमेंट में आ गए। जैसे आपने कहा कि ग्रह तेज गति से गोचर कर रहे हैं, तो नॉर्मली जहां पे देवगुरु बृहस्पति जो 12 से 13 महीने में एक राशि से परिवर्तन करते हैं दूसरी राशि में, इस बार वो विद इन 6 महीने ही सिर्फ 6 मंथ्स के स्पैन में यानी कि अपनी नेचुरल स्पीड से डबल स्पीड में गोचर कर रहे हैं दूसरी राशि में। तो इसका भी परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिला। राहु केतु भी 18 मई को गोचर कर रहे हैं और 7 जून को आपने बहुत अच्छा बताया कि 7 जून को मंगल ने राशि परिवर्तन किया। मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि से गोचर करके सिंह राशि अग्नि तत्व राशि में प्रवेश किया। अग्नि तत्व ग्रह का अग्नि तत्व राशि में प्रवेश जो है ये कहीं ना कहीं एक परेशानी की स्थिति जो है उसको उत्पन्न करता है। लेकिन क्योंकि ऑर्बिट में हमेशा प्लैनेट्स जो है वो मूवमेंट में रहते हैं, गतिमान रहते हैं, हमेशा ग्रह कभी स्थिर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार मंगल जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है या पहली बार ये प्लैनेट्स का जो गोचर है वो हो रहा है। लेकिन मंगल और केतु की 12वें भाव में, व्यय भाव में, लॉस के भाव में गोचर करना और साथ में अग्नि तत्व राशि में गोचर करना मंगल और केतु की युति एक्सीडेंट्स का योग को ज्यादा प्रबल करती है, ज्यादा गंभीर बनाती है और युद्ध की स्थितियों को ज्यादा गंभीरता से उसमें विस्तारता लाती है। ठीक है,
अब चलिए एक एक करके तमाम सवालों को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लगातार भारत की मौजूदा वक्त की स्थिति क्या कह रही है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, पड़ोसी मुल्क और हमारे संबंध कैसे होंगे, अमेरिका का स्टैंड क्या कुछ कर रहा है। एक एक करके सवाल आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, जहां पर जून 2025 के बाद ग्रहों की बदलती चाल भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कैसा बदलाव ला सकती है? क्या युद्ध के योग बनते नजर आ रहे हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो इस साल जैसे ये साल की शुरुआत हुई थी, हमने बड़ी चेंजेस, बड़ी दुर्घटनाएं जिनकी हमने आशंका भी शायद नहीं की थी, वो हमें देखने को मिली। और इंडिया पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर की स्थिति पर पहुंच जाना भी एक ऐसी ही घटना थी। इसी के अलावा दिल्ली में भी भगदड़ हुई, जिसमें लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। कश्मीर में जो अभी पीछे के दौरान एक दुर्घटना घटी, जिसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो आप देख रहे हैं कि कैसे जान माल की हानि जो है वो होती ही रही है टाइम एंड अगेन इस साल के दौरान। और आगे आने वाला भी ये, क्योंकि 2025 का साल मंगल का साल है, मंगल की ऊर्जा लेकर ये साल आ रहा है। और इसी के साथ में ये जो साल है, इसमें राजा और मंत्री दोनों की उपाधि पे सूर्य है। ये दोनों ही ग्रह जो हैं, ये नेचुरली अग्रेसिव और अथॉरिटेटिव नेचर के ग्रह माने जाते हैं, जो किसी की भी बात सुनते नहीं है, क्योंकि हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं। अब इन ग्रहों के गोचर की वजह से सीधे तौर पे ये नजर आता है कि इस समय के दौरान कहीं भी ये युद्ध की स्थिति जो है वो अभी विराम नहीं हुई है। 28 जुलाई तक का स्पेसिफिकली जो समय रहने वाला है, जितनी देर केतु और मंगल की युति जो है वो बनी रहेगी 12वें भाव में, जो कि सिंह राशि में है, वो बनी रहेगी, तब तक की ये जो परिस्थितियां हैं वो इसी प्रकार से रहेंगी। लेकिन नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो देश की कुंडली बनती है इंडिया की, वो टॉरस लगन की कुंडली बनती है। तो टॉरस लगन यानी कि वृष राशि की जो हमारी कुंडली बनती है, उसके अनुसार अगर मैं ग्रहों की स्थितियां देखती हूँ, तो हमारी कुंडली के गोचर के अनुसार जो है ये जो परिस्थितियां हैं वो हमारे देश के चतुर्थ भाव में बन रही हैं। चतुर्थ भाव नेचुरली सत्ता का भाव माना गया है, और वहां पे मंगल और केतु की ये जो युति हो रही है वो ये डेफिनेटली दिखाती है कि हाँ, अभी युद्ध की स्थितियां जो है वो खत्म नहीं हुई हैं। इंडिया को परेशानी जो है वो पाकिस्तान ने दी है टाइम एंड अगेन, और वो अभी भी देगा, और अपनी प्रवृत्ति उसकी जो है वो उसको छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, क्योंकि उनका जो समय है कुंडली का, उनका जो फॉर्मेशन का समय है वो हमसे बस कुछ मिनट पहले का ही है। तो ऐसे में हमारी कुंडली में जहाँ तृतीय हाउस में, थर्ड हाउस में, जो कि नेबरिंग कंट्रीज का भाव माना गया है, वहां पे 4 प्लैनेट्स विराजित हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने नेबर्स से परेशानी रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड यही ग्रह जो है वो उनके सत्ता के भाव में आ जाते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि हमेशा उस देश में अस्थिरता जो है, इंस्टेबिलिटी जो है वो सत्ता को लेके बनी ही रहती है। जो भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करता है, अपना पैसा इकट्ठा करता है और फिर गायब हो जाता है। और यहीं पे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमेशा हमें नेबरिंग कंट्रीज से परेशानी जो है वो बनी रही है। और अभी भी अगर हम बात करते हैं सारे योगों के अनुसार भी, तो पाकिस्तान जो है वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के सेकंड हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, और राहु नेचुरली एक सांप की प्रवृत्ति का प्लैनेट माना गया है, यानी कि ये बिना डसे अपना जो कार्य है वो पूरा नहीं होने देता। इसकी आदत है कि सबको डसना है, और जैसे ही लोग इस पे भरोसा करें तो पीछे से वार कर देना। ये प्रवृत्ति पाकिस्तान की है, और ये इस प्रवृत्ति से कभी भी बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये इनकी नेचुरल स्टेट ऑफ कुंडली की प्रवृत्ति है, इनकी D1 चार्ट की ये प्रवृत्ति है। इसीलिए इनके साथ समझौता करना बहुत ही कठिन है। ये कभी भी उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पे ये बात तो करेंगे कि हाँ, हम आपसे कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस पे अमल कभी नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि सैवी जी, लगातार पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिस्टेबल हो रखा है, पॉलिटिकली डिस्टेबल हो रखा है, उनके बायलैटरल रिलेशन भी, जो राजनीतिक संबंध है अन्य देशों से, वो भी अच्छे नहीं है, इकोनॉमिकली भी वो पूरी तरह कोलैप्स करता नजर आया है। लेकिन ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की राजनीतिक कुंडली में क्या कोई ऐसा गोचर है जो अस्थिरता या सत्ता परिवर्तन का संकेत देता नजर आ रहा है? क्योंकि जो तमाम चीजें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या पाकिस्तान की हालत और बद से बदतर होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो 2025 से 2030 तक का समय रहने वाला है, ये बहुत ही बड़े परिवर्तन का समय रहने वाला है। और इस समय के दौरान डेफिनेटली
पाकिस्तान के खंड जो हैं अलग अलग हिस्से में पाकिस्तान जो है वो बट जाएगा। बलूचिस्तान उसमें से अलग हो जाएगा, बाकी सिंध लोग जो है वो अपने अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान एक तरीके से खंडन की स्थिति में डेफिनेटली आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि आपने बोला कि ये लोग हमेशा पैसे जो हैं वो लेते रहते हैं, कर्ज इन पे इतना चढ़ता रहता है। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति पाकिस्तान की सत्ता पे बैठता है वो सबसे पहले अपनी जेबें भरता है और अपनी फैमिली को फॉरेन में सेटल करा देता है। और ये उनकी खुद की उस व्यक्ति के नेचर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी कुंडली की प्रवृत्ति आपको समझा रही हूँ कि उनकी कुंडली में इररिस्पेक्टिव कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पे क्यों ना बैठे, वो जैसे ही कुर्सी संभालेगा, वो जैसे ही सत्ता लेगा, उसकी मानसिकता जो है वो राहु से ही प्रवर्तित हो जाएगी। और क्योंकि राहु का संबंध जो है वो सेकंड हाउस राजकोष से, यानी कि आपके जो एक तरीके से आपकी कंट्री का पैसा है, कंट्री का धन है, उसके भाव में राहु की जो प्लेसमेंट होती है, ये व्यक्ति को धन के मामले में हमेशा थोड़ा चतुर, थोड़ा चालाक जो है वो बनाता है। और इसीलिए इस तरीके की अस्थिरता उनकी हमेशा बनी रहेगी। फोर्थ हाउस में नेचुरली इतने सारे प्लैनेट्स, पंचग्रही योग उनके चतुर्थ भाव में, सत्ता के भाव में बनता है, जो हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनके बनाए रखेगा कुर्सी के मामले में। और इसी के साथ वहां पे जो भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है, अगर वो कोई भी डिसीजन विपरीत लेता है जाकर अथॉरिटी के या आर्मी के, तो या तो उसको कुर्सी से हटा दिया जाता है या फिर उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। और ये परिस्थितियां हमेशा ही उनके D1 कुंडली से साफ होती है कि ये कोई भी व्यक्ति उनके सिंहासन को क्यों ना संभाले, ये परिस्थितियां यूं ही हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की, बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत का आने वाला वक्त कैसा है। तो भारत की जो वर्तमान कुंडली आखिर क्या संकेत दे रही है? क्या 2025-26 में देश को किसी बड़े राजनीतिक या सैन्य परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा? किस तरह का संकेत है? कैसा है ये पूरा साल 26 तक? बिल्कुल, देखिए 2025 में अगर हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन, टॉरस लगन की कुंडली बनती है और ये एक स्थिर राशि मानी गई है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अक्सर हमारे देश में जो भी व्यक्ति सत्ता पे आते हैं या सत्ता संभालते हैं, वो लंबे समय तक अपना कार्यकाल जो है उसे संभालते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। और ये स्थिर लगन की ही एक कहीं ना कहीं देन है। अब इसी के साथ में अगर हम करंट दशा की बात करते हैं, अभी तो इंडिया की जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में सूर्य में शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा। चंद्रमा नेचुरली हमारी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ लॉर्ड है, यानी कि सत्ता के भाव के स्वामी है। सूर्य हमारी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पे ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ये हमारी कुंडली के थर्ड, फोर्थ और साथ में दशम भाव के जो एक योग कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसको दर्शाते हैं। हमारी सत्ता के भाव के स्वामी जो है वो सिंह राशि बनती है, सूर्य बनते हैं। तो अब ये जो दशाएं चल रही हैं इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट होकर आती हैं कि इस समय के दौरान, क्योंकि ये दशाओं के कॉम्बिनेशंस तीन भावों के योग बनाती है, एक सत्ता, दूसरा हमारी नेबरिंग कंट्रीज और तीसरा ऑपोजिशन। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से जो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है उसका कहीं ना कहीं इस दशा के दौरान जो फायदा है वो ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो उठाने का प्रयास कर सकती हैं। जनता के मन में किसी न किसी प्रकार की आक्रोश को पैदा करने के लिए, किसी न किसी प्रकार से जनता को थोड़ा सा उनके मन में एक उपद्रव की स्थिति जो है वो पैदा करने से, जिससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो विरोध कर सकती है अपनी खुद की सरकार का। लेकिन क्योंकि नेचुरली जब हम मोदी जी की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो उनके नवम भाव के स्वामी चंद्रमा जो है वो लगन में प्लेस्ड है और लगन में ही उनके जो है वो रोचक योग बनता है मंगल का। और मंगल नेचुरली सेनापति प्लैनेट है। तो परेशानियां जितनी भी क्यों ना आए, हमारे लीडर देश के उनकी कुंडली इतनी मजबूत है कि वो हर परेशानी को ओवरकम करते हुए इस समय के दौरान बेहतर तरीके से नजर आएंगे। ठीक, क्योंकि लगातार हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो बायलेटरल रिलेशन है, विदेशी जो संबंध है, काफी उतार चढ़ाव ग्राफ नजर आ रहा है। तो क्या वर्तमान सरकार की कुंडली में, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी कुंडली में कोई ऐसा संकेत है जो विदेश नीति या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने के संकेत दे रहा है? क्या आने वाला वक्त ऐसा होगा जहां पर सरकार के पसीने छूटते नजर आएंगे बायलेटरल रिलेशन को मेंटेन करने में या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में, या आने वाला वक्त थोड़ा स्मूथ है?
देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2025 से लेके 2030 का समय जो रहने वाला है भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड है। ठीक। ये एक ऐसा समय रहने वाला है जब विश्व भर में चाहे जितनी मर्जी चुनौतियां या परेशानियों का सामना क्यों ना हमारा देश करे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सत्ता इतनी स्ट्रांग है, हमारी नेतृत्व, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग रहने वाली है कि हर परिस्थिति का सामना जो है वो हम डट के करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, आपने ये बोला कि बायलैटरल या फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स है उसको किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। जी। देखिए, अभी मेजरली जितने भी परेशानियां या जितने भी चेंजेस हुए हैं उसमें 3 कंट्रीज जो है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रही हैं, जो कि है अमेरिका, चाइना और रशिया। चाइना इसीलिए क्योंकि हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और उनके साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेबरिंग कंट्री से, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हमारे तृतीय भाव में कुंडली के 5 प्लैनेट्स की युति जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखाती है कि किसी न किसी प्रकार से हमें हमेशा अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ तनाव की स्थिति जो है वो बनी ही रही है। इसी के साथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका हमेशा अपनी जितनी भी रणनीतियां हैं वो गुप्त तरीके से करना पसंद करता है और अमेरिका सिर्फ एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने फायदे का ही सोचता है। तो आज अगर वो पाकिस्तान की हेल्प भी कर रहा है तो वहां पे भी वो कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा है और लॉन्ग टर्म में किसी के साथ भी अपनी पार्टनरशिप जो है वो बिना मतलब के नहीं एक्सटेंड करता है। रशिया ऑन दी ऑपोजिट जो है वो हमेशा ही अपनी सारी रणनीतियां जो है वो खुल के साझा करता है, क्योंकि उनकी कुंडली में कोई भी विपरीत राजयोग नहीं है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो उसमें ये एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आती है कि इस 2025 से 30 के गोल्डन पीरियड के समय में इंडिया अपने खुद के स्टैंड पे बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, उसका लीडरशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाला है और इन सभी देशों, चाहे ये हमारा साथ दें या ना दें, उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमी में, अपनी फाइनेंसेस में, अपनी अर्थव्यवस्था में हर तरीके से इन 5 सालों के समय के दौरान बहुत अच्छी ऊंचाइयां जो है वो हासिल करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट मोदी जी का जो सपना है 2047 तक अपने देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, हो सकता है कि उन सालों से 2047 से पहले ही हम अपना ये जो गोल है वो अचीव भी कर पाए। ठीक, ये तो बात हुई भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की, लेकिन अब 7 जून 2025 रह रहकर चर्चा में है। तो 7 जून 2025 के बाद राहु, मंगल और केतु का जो गोचर है वो किन देशों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता नजर आ रहा है? क्योंकि मंगल और राहु का संयोग अक्सर युद्ध और उग्रता का कारण भी बनता है। तो क्या एशिया के किसी खास क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा? जी, देखिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि जब मंगल और केतु की युति होती है तो ये अक्सर युद्ध की स्थितियां जो है उसको दर्शाता है। ठीक है। और ये युद्ध की स्थितियां इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती हैं क्योंकि ये युति जो है वो एक अग्नि तत्व प्लैनेट में, अग्नि तत्व राशि में हो रही है। और इसी के साथ में अभी 7 जून से 28 जुलाई तक का जो समय है वो ज्यादा गंभीरता से, कुणाल जी, जो है सबके लिए ध्यान देने वाला रहने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान इस गोचर में जो है वो पीड़ित अवस्था में डेफिनेटली मंगल और केतु जो है वो आ रहे हैं। तो इस समय के दौरान बड़ी बड़ी उपद्रव की स्थिति, जल प्रलय होना, बिजली गिर जाना, पहाड़ का खिसकना, उसमें लोगों की जान माल की हानि होना, फिर से हो सकता है कि कोई ऐसा ही एयरप्लेन क्रैश की बड़ी दुर्घटना जो है वो सामने आए जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान का खतरा हो सके, धार्मिक स्थलों पे कोई दुर्घटना हो जाना, इस तरीके की अन्य दुर्घटनाएं जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। स्पेसिफिकली 27 जून और 28 जून का जो समय है उस समय, क्योंकि चंद्रमा और केतु के साथ मंगल और केतु के साथ चंद्रमा भी युति में आ जाएगा और नेचुरली चंद्रमा जो है वो एक जल तत्व प्लैनेट माना गया है। जब वो 2 अग्नि तत्व ग्रहों के मिश्रण में आ जाता है, यानी कि अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह के साथ आ जाता है और केतु से ग्रहण योग की स्थिति में आ जाता है, तो चंद्रमा और विचलित होता है और ऐसे में ज्यादा जल प्रलय, थंडर स्टॉर्म्स, सुनामीज आना, जल में बह के लोगों की मृत्यु हो जाना, फसल का खराब होना, इस तरीके की परेशानियां जो है वो भी ज्यादा गंभीर तरीके से देखने को मिलेंगी। एंड स्पेशली 21 जुलाई का जो समय है उस समय के दौरान, उस समय के आसपास 21 जुलाई से 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन बाद का ये जो समय रहने वाला है,
इसमें बहुत गंभीर तरीके से ध्यान देने की जरूरत जो है वो होने वाली है। इनफैक्ट अभी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ, अगर मैं उसकी भी आपको कुछ की डिटेल्स शेयर करूं, न्यूमरोलॉजिकली भी ये कितना एप्ट ये साइंस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन की अगर आप तारीख की भी गणना करते हैं तो बनता है 21 मतलब 2+1 3 और जून का समय 6 का महीना, 3+6 आप करेंगे तो 9 अंक मंगल का अंक, 2025 का साल 9 अंक, 9+9 आप करेंगे 18, अगेन 9 अंक आपको प्राप्त होगा। जो फ्लाइट जा रही थी वो लंदन जा रही थी, लंदन का अंक बनता है 4, अहमदाबाद का अंक बनता है 9, मेघानी नगर जहां पे ये हादसा हुआ उसका जो कैलकुलेशन बनता है वो बनता है 9। तो आप सब चीजों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो घूम फिर के 4, 7, 8, 9 के ये जो मैलेफिक नंबर्स के कॉम्बिनेशंस में जब भी कोई इवेंट पड़ता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होना या किसी न किसी प्रकार की परेशानी, प्रलय या लोगों की जान माल का खतरा होना, इस तरीके के संकेत जो है वो बनते हैं। और इसी कारण से ये एनालाइज करने के बावजूद भी वो समय ही प्राप्त नहीं हो पाया व्यक्तियों को कि वो किसी प्रकार से इस सिचुएशन को संभाल सके, बचा सके, और जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। कि लगातार 9 नंबर की बहुत ज्यादा सैविजी चर्चा होती रही। आपने साफ कहा कि 25 तारीख थी, छठा महीना था, उसको टोटल कर ले 9 आ जाता है। 2025 को अगर अकेले आप कैलकुलेट करें तो भी 9 आ जाता है। और जब 12 तारीख को घटना हुई, छठा महीना था, 2025 थी, उसको कैलकुलेट करें 9 आ जाता है। अब जब 13:38 पर वो फ्लाइट शुरू होती है और 13.40 यानी कि 1:40 पर, हाँ, तो उसको टोटल करें वो 9 आ जाता है। और जो फ्लाइट का नंबर था AI 171 को आप टोटल करें तो भी 9 आ जाता है। 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि 9 नंबर ऐसा है जो डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोग और डॉक्टर्स के पेशे को बहुत ज्यादा रूल करता है। तो आई लिटरली वांट टू नो कि क्या जो डिफेंस फोर्सेस, सुरक्षा बलों से जुड़े लोग हैं या डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग हैं, उनको थोड़ा संभालने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। डिफेंस फोर्सेस को, और साथ में देखिए सिर्फ मंगल ही वो ग्रह नहीं है जो मेडिकल क्षेत्र को प्रबल करता है। मेडिकल क्षेत्र पे या मेडिकल स्टूडेंट्स पे ये हादसा होना, और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल का या फिर वहां पे जो बच्चे थे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, उस पे ये हादसे होने का एक प्रमुख रीजन ये भी है कि मंगल और केतु की युति। डॉक्टर फील्ड में, सर्जन फील्ड में एक्सेल करने के लिए 2 प्लैनेट्स आपके मजबूत होने चाहिए, जो कि है मंगल और केतु। और इन्हीं दोनों ग्रहों की युति जो है वो अग्नि तत्व राशि में हो रही थी, कुंडली के 12वें भाव में हो रही थी, जो फॉरेन से आयागमन दिखाता है। और कुंडली का 12वां भाव जो है वो लॉस का भाव माना गया है। कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल का नेतृत्व करता है। अब आप इन सभी चीजों को एक साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पता लगेगा कि फॉरेन जाने वाली फ्लाइट में आग से जो है वो हॉस्पिटल में या मेडिकल फील्ड में जो बच्चे काम करते हैं उनको जान माल का खतरा हुआ। और 12वां भाव लॉस का भाव माना गया है, मोक्ष का भाव माना गया है। और इसी के साथ में जो सारी डेट्स और सारी कैलकुलेशंस आती थी वो 4, 7, 8 और 9 के ही कॉम्बिनेशंस के आसपास घूमती थी। रनवे लेंथ अगर आप देखेंगे 3505, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो अगेन आपको 13 अंक प्राप्त होगा, 4 नंबर। तो 4, 8, 7 और 9 के कॉम्बिनेशंस के ही इर्द गिर्द ये पूरा हादसा जो है वो घूमा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते। जब बात इंटरनेशनली हो रही है तो हाफ ऑफ द ईयर निकल चुका है सैवी जी, क्योंकि जून अब देखें क्या, जून भी आधा निकल चुका है। तो क्या 2025 के दूसरी छमाही में अमेरिका की नीति में कोई बदलाव या ठहराव या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ग्रह दिखाते नजर आ रहे हैं? क्या चीन और रूस की कुंडलियों में कोई एक ऐसा संकेत है कि वो एशिया में शक्ति बैलेंस को, जो पावर बैलेंस है, उसको बिगाड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली जो है वो बनती है। और लगन के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में प्लेस्ड है। अष्टम भाव नेचुरली एक गुप्त भाव माना गया है। और यहाँ पे वो प्लैनेट जो है वो अकेले प्लेस्ड नहीं है, 3 और महत्वपूर्ण ग्रहों की युति के साथ प्लेस्ड है। इसीलिए अमेरिका जब भी कोई भी कार्य करता है वो हमेशा छुप के करता है। अमेरिका के लिए एक कहावत मैं कहना चाहूंगी, बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बड़ी फिट बैठती है, कि जहां देखी खाली परात
वहीं बिता दी सारी रात। जी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे जाके मैं किसी का फायदा उठा सकता हूँ या यहाँ पे मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने स्वयं के फायदे के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, तो फटाफट अमेरिका जो है वो वहां मदद के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही स्टेबिलिटी से या स्थिरता से उस व्यक्ति का साथ देगा, उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा। इनकी नेचर में, इनकी कोर स्वभाव में ही ये है कि जहां पे इन्हें फायदा दिखता है वहां पे ये पलट जाते हैं। इसीलिए अमेरिका की कुंडली में ही ये योग बनता है कि ये हमेशा गुप्त तरीके से अपनी जो भी राजनीति है, जो भी रणनीति है, उसको बनाते हैं। दूसरी चीज, अभी अमेरिका जो है वो 2 रेट्रो प्लैनेट्स की दशा से प्रभावित हो रहा है, जो कि है राहु और बुध। बुध उनकी कुंडली में नेचुरली रेट्रो मूवमेंट करता है और राहु हमेशा ही विपरीत गति में, यानी कि रेट्रो मूवमेंट करने वाला प्लैनेट है। तो इसी वजह से इनकी कुंडली के ही जो आसार हैं वो ये स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं कि ये किसी के साथ भी बहुत लंबे समय तक स्टेबिलिटी से जो है वो खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका की कुंडली में 2 विपरीत राजयोग बनते हैं, यानी कि छठे और 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो अष्टम भाव में है। तो ये विपरीत राजयोग की स्टेट जो है बनाते हैं। इसीलिए सारी रणनीति गुप्त में करेंगे, चुपके से करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये जो प्रवृत्ति है ये अमेरिका की हमेशा रहेगी ही, चाहे वो इंडिया के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो विश्व भर में उनकी रणनीति हो, लेकिन कहीं पे भी इनकी रणनीति जो है वो स्टेबलाइज, एक तरीके की जो रणनीति है इनकी नहीं रहेगी। ये बोलेंगे कुछ और कभी भी पलट जाएंगे, कभी भी बदल सकते हैं। ठीक, क्योंकि सैवी जी अगर हम देखें ना सिर्फ विद इन इंडिया, भारत के ही अंदर, अगर हम इंटरनेशनली पूरा परिदृश्य देखें तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पर अटैक हो रहा है, कहीं फ्लाइट क्लैश कर रही है, कहीं अचानक से बादल फट रहा है, तो कहीं पर ज्वालामुखी फट रही है। तो क्या आने वाले महीनों में ग्रहों की स्थिति दुनिया में किसी बड़ी आपदा का संकेत दे रही है? आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, और क्या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी किसी वैश्विक चिंता का सीधा संबंध इस वक्त ग्रहों की बदलती चाल को हम जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 2025 के साल में बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस समय के दौरान जो गोचर हो रहा है या जो चेंजेस हो रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्लैनेट मूवमेंट से है। अब 28 जुलाई तक का ये जो समय है वो ज्यादा ध्यान देने वाला तो है ही, लेकिन इसके बाद भी जो समय है, क्योंकि गुरु जो है वो अतिचारी मूवमेंट में है और नेचुरली गुरु जो प्लैनेट माना गया है वो एक ऐसा ग्रह है जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को, कुंडली के नवम भाव को दर्शाता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। तो धार्मिक स्थलों पे हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार की आपदा के वजह से लोगों को परेशानी हो जाए, लोगों की जान माल का खतरा हो जाए जी। दूसरी चीज, मंगल और ये जो युतियां हो रही हैं प्लैनेट्स की, उसके दौरान भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सडनली भूकंप आना, कहीं पे इसी तरीके से बाढ़ आ जाना, फिर थोड़े समय बाद एकदम सूखा पड़ जाना, या बाढ़ इतनी गंभीरता से आ जाना कि सारी फसलें जो है वो खराब हो जाना। तो इस तरीके की वोल्केनिक इरप्शंस होना, थंडर स्टॉर्म्स आना, बिजली गिरने से लोगों की जान माल का खतरा होना, कहीं पहाड़ खिसक जाना, इस तरीके की जो दुर्घटना है उसका आपको बहुत न्यूज जो है इस समय के दौरान जो है वो डेफिनेटली सुनने को मिलेगी। और चाइना और रशिया भी जो है इस समय के दौरान वो भी कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थितियां जो है वो विश्व भर में ज्यादा गंभीर तरीके से आपको विस्तारता उसमें लाते हुए दिखेंगे। क्योंकि चाइना की जब हम कुंडली की बात करते हैं, इनकी मकर लगन की कुंडली बनती है, मकर इनकी राशि बनती है और लगन में ही इनके चंद्रमा प्लेस्ड है, और इनकी सूर्य राशि जो है वो कन्या यानी कि वर्गो बनती है। अगर मैं इनकी लगन कुंडली की बात करती हूँ तो पहले द्रेष कांड इनका जो है वो नारद बनता है, और तीसरा नवांश जो है इनकी कुंडली का वो राक्षस बनता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है चाइना की वो राक्षसों वाली है, यानी कि दूसरों को सताना और फिर उनकी वीक पॉइंट को पकड़ के उनके वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना, उनको हड़पना, उनको किसी न किसी तरीके से उनको अपनी बातों में फंसाना, मैनिपुलेट करना। और हमने देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ इतने लंबे समय से उनका जो ये बना भी रहा है, एक तरीके से उनका कांटेक्ट उनके साथ वो इसी प्रकार से ही बना रहा है। तो इनकी नेचर ही ये है कि पहले दूसरे के वीक पॉइंट को पकड़ना, उनको समझना कि इनको क्या परेशानियां, उनके साथ अपनी सहानुभूति देना, और फिर उस सहानुभूति के ही माध्यम से कहीं ना कहीं उनको अपने झांसे में जो है वो फंसा लेना।
क्योंकि ठीक। चाइना इस समय के दौरान मैं आपको बताऊं हथियारों की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है चाइना बढ़ाता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चाइना बहुत करने वाला है, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मैं आपको बताऊं कुणाल जी ये करेंगे जी। कि ये एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे जिससे ये बड़े बड़े साइबर अटैक्स, बड़े बड़े साइबर क्राइम्स जो है चाहे वो खुद से करे या फिर किसी के आड़ में आके छुप के करे, पर इस प्रकार के जो क्राइम्स है वो चाइना के प्रति अब होने वाले हैं विश्व भर में, जो युद्ध की परिस्थितियों को और गंभीर करेंगे। ठीक है। लेकिन रशिया की जब हम बात करते हैं तो अगर ये बोलेंगे कि हमें लड़ाई करनी है तो ये स्पष्ट तरीके से लड़ाई को सामने से बोल के लड़ाई करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में कोई भी विपरीत राजयोग जो है रशिया के वो नहीं बनता है, तो सामने से फोर फ्रंट पे आके ये लोग हमेशा लड़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में हम देखें ना तो एशिया थोड़ा सा डिस्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। मैम, आपने अभी देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों के बीच बहुत बुरे हालात बन गए थे। अभी करंट सिचुएशन अगर आप देखें तो इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, ईरान दूसरा फिर पलटवार कर रहा है। तो क्या जून 2025 के बाद एशिया के कुछ देशों की कुंडली में सीधा योग युद्ध बना हुआ है, और किन देशों का नाम स्पष्ट रूप से इसमें आता है? और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर आने वाले वक्त में हालात और खराब होते हैं तो भारत की कुंडली कितनी मजबूत नजर आ रही है कि हर तरह की टेंशन, हर तरह की टकराव का सामना करने के लिए भारत कुंडली के आधार पर बहुत मजबूती के साथ तैयार खड़ा है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा कि अभी युद्ध की स्थितियां जो है वो कहाँ आके आपको थमती हुई नजर आती हैं या नहीं। युद्ध की स्थितियां अभी नहीं थमने वाली हैं। दूसरी चीज, ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहा है ये डायरेक्टली जो है गोचर वो वेस्ट की जो दिशा है उसको ज्यादा जो है वो उसमें ज्यादा गंभीरता से अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। इसीलिए अभी जो हादसे भी आप देख रहे हैं वो गुजरात भी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में आता है। इसी के साथ इंडिया से जो पश्चिमी की ओर देश है वहां पर ज्यादा युद्ध की गंभीर स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। एक और चीज मैं आपको बोलूं कि ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड वॉर के दरवाजे तक जो अभी स्थितियां हैं विश्व भर में कंट्रीज के बीच में, छोटी छोटी बातों को लेके इतना ईगो क्लैश होगा, इतने लड़ाई झगड़े होंगे कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति तक, उस दरवाजे तक जो है वो कंट्रीज आपको पहुंचती हुई नजर आएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा जान माल का खतरा जो है वो आप देखेंगे कि आम जनता को ही हो रही है। दो देशों में लड़ाई हो रही है, उनके जो चीफ्स हैं, उनके जो सेना अध्यक्ष हैं या उनके जो अथॉरिटीज हैं, उनकी ईगो क्लैश की वजह से एक्चुअली जान माल की हानि, धन की हानि, हर तरीके से मानसिक उनकी जो हेल्थ है उसकी हानि जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जो है वो जनता ही कर रही है, और जनता को ही इससे गुजरना पड़ रहा है इस पीड़ा से। पर ये युद्ध की स्थितियां जो है वो अभी विराम में आती हुई नजर नहीं आती हैं। इसमें और गंभीरता जो है वो आने वाली है, क्योंकि और कंट्रीज जो है वो इसमें मिलती हुई अभी आपको नजर आएंगी। ईरान, इजराइल और साथ में ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें कहीं भी अभी आपको बहुत लंबे समय तक विराम जो है वो आता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज, 2030 तक का जो समय है हमारे लिए, भारत के लिए नेबरिंग कंट्रीज से हमें बॉर्डर से जो है तनाव झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन भारत की अपनी कुंडली इतनी मजबूत है कि इन सभी चीजों को ओवरकम करके भारत फिर भी विश्व पटल पर एक बहुत अच्छी अपना एक नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा, और एक बहुत अच्छी अपने आप को एस्टैब्लिश करता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब अगले दो महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जानता हूं तमाम दर्शक इसको सबसे ज्यादा गौर से सुनेंगे क्योंकि ये सीधा उनसे संबंधित सवाल है। सैवी जी, अब इस खतरनाक ग्रहों की जो स्थितियां बनी है उसमें आम जनता को क्या ज्योतिष सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या कोई वैदिक उपाय है, क्या कोई ऐसा कर्म है जो इन प्रभावों को कम कर सकता है या शून्य कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, जबकि ग्रहों का इतना परिवर्तन होता है, इतना गोचर होता है, इतने जल्दी से इतनी तीव्र तरीके से प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, तो अगर विश्व भर में उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे भी, हर एक व्यक्ति पर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि ये मंगल का साल है नेचुरली, और मंगल के ही गोचर के बाद आप देखेंगे कि इतने सारे बड़े बदलाव जो है वो हो रहे हैं, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा नियमित रूप से, और स्पेसिफिकली अगर नियमित रूप से नहीं भी कर सकते हैं तो ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का जाप करना, ये आपको मानसिक और साथ में शारीरिक रूप से भी अगर कोई भी कष्ट है तो वो आपके जीवन से खत्म करता है। ठीक है। दूसरी चीज,
हम विश्व भर में तनाव की स्थिति देख रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए ही क्यों, हम पूरे देश के लिए, हम पूरे विश्व बिल्कुल। के लिए ही क्यों ना प्रार्थना करें, कामना करें। तो ऐसे में अगर आप लोग किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में या अपने आसपास का आपकी सोसाइटी में, अपने घर के लोगों के साथ में मिलके अगर सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं साथ में सब लोग मिलकर, तो उससे भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ जो है वो सब लोगों को एक साथ ठीक मिलकर है। जरूर करना चाहिए। अपने सोसाइटी में कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बुला के कीजिए साथ में। इससे भी बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। देसी घी का दीपक संध्या के समय अपने घर की ईशान कोण में प्रज्वलित आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। ये आपको मानसिक तनाव जो है वो खत्म करता है। अगर आपके शारीरिक कष्ट है तो इसी दीपक को आपको पश्चिम की दिशा में, वेस्ट की दिशा में प्रज्वलित करना चाहिए। अगेन ये आपके जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी जो है वो खत्म करता है। अपने पास हनुमान जी की एक छोटी सी चांदी की गधा अगर आप रखते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है। दान पुण्य करिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का बिल्कुल। नाम लीजिए, उनका आशीर्वाद आप हमेशा प्राप्त कीजिए। ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में एक चिंता जरूर रहती है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब बिल्कुल। काम तो नहीं रुक सकता है, ट्रैवल लेकिन कर रहे इस हैं दौरान तो क्या हम जितना ऐसी स्मरण लंबी करेंगे उतने बेहतर नतीजे सामने आएंगे। ठीक है, बहरहाल बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो हमेशा समय भगवान इतनी का ही स्मरण इजाजत दे करके रहा घर था। से निकले, उनके ऑरा का आशीर्वाद लेके घर से बिल्कुल। निकलिए ताकि आपको हमेशा लाभ प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैवी जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे साथ साझा किया। इन तमाम सवालों पर, आम जनता के हर सवाल पर विस्तार से हर एक नजरिया पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कीमती, इस बेहद खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहरहाल हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भारत की कुंडली में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरें जारी रहेंगी।